आज मैं लेकर के आया हूँ प्रतियोगिता दर्पण का सारांश, जो कि अक्टूबर महीने वाले जो मैगज़ीन है 2025 का, उसका सारांश लेकर के आया हूँ। और पहला जो उसका सेगमेंट है यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी नेशनल इश्यूज़, उसका सारांश लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसे आखिर तक सुनिएगा। मैं हुसैन सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा न्यूज़पेपर का भी कलेक्शन आता है, वो बिहार करंट अफेयर्स का। तो वो जो है आज मैंने नहीं दिया है। एक्चुअल में आज का दिन जो था 23 तारीख का, उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था, वो इशू ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए 2 दिन का मिला करके फिर मैं उसको लेकर के आऊँगा। जो लोग नहीं देखे हुए हैं वो ज़रूर बिहार करंट अफेयर्स देख लेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बिहार करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण को एक चीज़ जान लीजिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आयोग हैं सबके टेबल पे प्रतियोगिता दर्पण रहता है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, या आपको सीजीएल हो सेंट्रल वाला, या बिहार एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम के जो आयोग है उसके टेबल पे भी रहता है। और कोई संस्था भी क्या करती है, जो आप लोग को पढ़ाती है या मैगज़ीन जो प्रोवाइड करती है, वो इसमें से भी उसमें से भी पिक करके उसमें से निचोड़ निकाल करके और आप लोग को देती है। इसीलिए ये सबका हीरो है ये प्रतियोगिता दर्पण, चाहे वो आयोग हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे स्टूडेंट हो। ये प्रतियोगिता दर्पण को उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम सब कोई इसको पढ़ते हैं और सब कोई इसमें इसका फ़ायदा लेते हैं। लेकिन जो न्यू कमर हैं उनके लिए मेरा ये जो प्रतियोगिता दर्पण का सारांश है ये बहुत फ्रूटफुल होगा। क्यों? क्योंकि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो पता नहीं चल पाता है। तो इससे आप जो नए वाले हैं वो आप इससे आइडिया भी ले सकते हैं। जितना भी वीडियो आएगा आप उसको देखेंगे, आप अपने से टैली करेंगे कि आपने क्या इम्पोर्टेंट बनाया था और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तरीका भी पता चलेगा, ठीक है, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। पहला जो टॉपिक है आपको है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनका राष्ट्र के नाम संबोधन, यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है 15 अगस्त को, उस समय आपको संबोधन करती हैं आप हमारी राष्ट्रपति। वो झंडा नहीं फहराती हैं लेकिन संबोधन करती हैं। और ये संबोधन जो है आपको 14 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर होता है। तो उसका इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि पूर्व संध्या पर मतलब कि कब उनका संबोधन होता है। तो आपको स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर होता है, उसको ध्यान में रखना है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी कि संबोधन जैसे उन्होंने जैसे भारत सरकार क्या क्या उन्होंने किया है और आगे क्या क्या करेगी, उन सब चीज़ों का एक शॉर्ट फॉर्म में वो अपना संबोधन करती हैं। उनके समझिए, एक तरीके से समझिए तो उनके कामों का जो है आपको चर्चा करती हैं, प्रशंसा करती हैं कि हाँ कि ऐसा ऐसा किया गया है, ठीक है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट होता है आपको प्रधानमंत्री जो अपने संबोधन में कहते हैं और जो वो घोषणा करते हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आगे उसी को ही अमली जमा पहनाया जाता है। तो इसीलिए उनका इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ बातें थीं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि 14 अगस्त को आपको स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उनका संबोधन होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2025 को 69वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 78वीं वर्षगांठ है। तो ये 78वीं वर्षगांठ है, जो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता भी है। और 69वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये 78वीं वर्षगांठ है, ठीक है। इतना वर्ष हो गया है और 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। ये जो साल जो मना रहे हैं वो आपको 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ठीक है। अगला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो 15 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2021 से मनाना स्टार्ट किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो हमारा जो भारत का जो विभाजन हुआ था आपको 14 अगस्त, वैसे तो 15 अगस्त को तो हम लोग स्वतंत्र हुए थे, लेकिन 14 अगस्त को विभाजन भी हो गया था। तो उसी के स्मृति में उस समय क्या हुआ था ना कि उस समय बहुत मानव संसाधन का बहुत ही मतलब कि हानि हुआ था, यानी कि हत्याएं हुई थी और बहुत सारे परेशानियां हुई थी। इसीलिए उसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा
घोषणा किया गया है भारत सरकार के ज़रिए। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अगला पॉइंट है, थोड़ा लंबा है लेकिन आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप ज़रूर इसको अंतिम आखिर तक सुनिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री द्वारा 69वें स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन। ठीक है, तो इनका जो संबोधन हुआ स्वतंत्रता दिवस का, उसका विषय क्या था? तो नया भारत। और नया भारत इसका जो है आपको विषय था, थीम था, क्वेश्चन थीम से पूछा जाता है, तो नया भारत। और 103 मिनट का संबोधन था अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो कभी भी जैसे आयोग का दिमाग जब सटक जाता है ना, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने मिनट का संबोधन था आपको नरेंद्र मोदी जी का अपने प्रधानमंत्री का? तो 103 मिनट था, ये ध्यान रखिएगा। मिशन सुदर्शन चक्र, उन्होंने जो घोषणाएँ की थी तो उसमें सबसे पहले जो है मिशन सुदर्शन चक्र, इसको सुदर्शन चक्र मिशन भी कहते हैं। ठीक है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको घोषणा, इसमें क्या है, ये जो घोषणा किया गया है क्या है? तो अंतरिक्ष सुरक्षा को मजबूती देने के लिए तथा दूरगामी सुरक्षा योजना है ये। मतलब आंतरिक सुरक्षा, आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही आपको 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव वाला जो अटैक हुआ था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि जनसांख्यिकीय मिशन शुरू करने की बात की गई। ये जनसांख्यिकीय मिशन शुरू करने की बात क्यों की गई? तो ये इसलिए की गई कि जैसे भारत में घुसपैठ हो रहा है, ठीक है, चाहे बांग्लादेश से हो रहा है या पाकिस्तान से हो रहा है या म्यांमार से हो रहा है, रोहिंग्या लोग जो म्यांमार से घुसपैठ कर रहे हैं, तो ये सब जो है घुसपैठ को रोकने के लिए ये जनसांख्यिकीय मिशन शुरू किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में SIR के ज़रिए जो है आपको घुसपैठ को रोकने की कार्रवाई की जा रही है, तो उसी ये शुरू करने की ये बात की गई थी, जो होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब सुदर्शन चक्र मिशन के तहत वर्ष 2035 तक देश के संपूर्ण सभी महत्वपूर्ण स्थानों को तकनीक के नए प्लेटफॉर्म, ठीक है, तकनीक के नए प्लेटफॉर्म से पूरी सुरक्षा कवच प्रदान की जाएगी। ये जो पूरी सुरक्षा कवच प्रदान करने की जो बात की जा रही है, वही कि हमको अपने भारत को किस तरीके से सुरक्षा रखना है पूरी तरीके से, उसका जो है एक लक्ष्य रखा गया है, 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है। किसके ज़रिए? तो भारत सरकार के ज़रिए ये, और किसके अंतर्गत? तो आपको सुदर्शन चक्र मिशन के तहत रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एकदम आना तय है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जो है PM विकसित भारत रोजगार योजना शुरू किया, जिसकी घोषणा उन्होंने 24 जुलाई 2024 को ही कर दी थी। घोषणा जुलाई 2024 को ही कर दिया गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जो मिली है वो आपको 1 जुलाई 2025 को मिली है। लागू कब किया गया है? 15 अगस्त 2025 को लागू किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? तो 15 अगस्त 2025 को लागू किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो युवाओं के लिए रोजगार, और निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के लिए ये आपको जो है PM विकसित भारत रोजगार योजना चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट जो है आपको कि लगभग 1 लाख करोड़ की योजना, ये 1 लाख करोड़ की योजना है, और इसका जो है आपको 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का लक्ष्य रखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ कहा गया है कि अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के लिए एक कार्यबल का गठन की घोषणा की गई है। ये कार्यबल क्या है? तो ये कार्यबल जो है ना, आपको इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपको आर्थिक रूप से विकसित बनाना है। तो आर्थिक रूप से जो विकसित बनाना है, उसके लिए इसमें प्रधानमंत्री की सोच क्या है? तो ये जो लाल फीताशाही को कम करना है और शासन का आधुनिकीकरण करना है। इसीलिए अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की गई है, जिसमें कि आपको लाल फीताशाही को कम करना है। ठीक है, और उसमें अब आपको क्या करना है? तो आपको आधुनिकीकरण भी, शासन का आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, इसी में ही है पॉइंट, आपको वर्ष 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर चर्चा किया है उन्होंने। तो यानी कि 2047 तक भारत सरकार ने 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था रखने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैसा कि पहले भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री लाल किले से ही एक घोषणा किया था कि 2024 तक
5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी, हमारी अर्थव्यवस्था वहाँ तक करने का करेंगे, उसका लक्ष्य था। लेकिन वो 2024 में 5 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था नहीं हो पाया। लेकिन अब आगे फर्दर देखते हैं कि वर्ष 2047 में 10 ट्रिलियन डॉलर हो पाता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि 10 ट्रिलियन डॉलर करने की अर्थव्यवस्था जो है वर्ष 2047 तक लक्ष्य रखा गया है। और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 5 वर्ष पूर्व ही 2025 में 50% लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। यानी कि स्वच्छ ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा गया था 2030 तक 50% कम करने का, जो कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 2025 में ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ाने की घोषणा की गई है भारत सरकार के जरिए, जो कि 10 नए परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन है, जहां जिसमें कार्य हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। जिससे उसकी वजह से जो ये नया 10 जो नया बनेगा परमाणु रिएक्टर, तो आपको परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है 10 गुना बढ़ जाएगा 47 तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी में ही है आपको नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने की बात भी इन्होंने अपने घोषणा में की है। किसका? तो नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की शुरुआत करने की बात की गई है। अगला है कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वजारोहण तथा राष्ट्र के नाम संबोधन। यानी कि प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कौन सबसे ज़्यादा बार ध्वजारोहण किया गया है, किस प्रधानमंत्री के जरिए, और राष्ट्र के नाम संबोधन किया गया। तो सबसे नंबर 1 पे प्रधानमंत्री है, प्रथम स्थान पर प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू है 17 बार, और इंदिरा गांधी जो है 16 बार, और नरेंद्र मोदी जी जो है वो 12 बार, ठीक है। ये 12 बार इन्होंने ये जो है ध्वजारोहण किया है या संबोधन किया है। जबकि चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे वो 1 बार भी नहीं 0 बार किया है, और गुलजारी लाल नंदा भी 0 बार किया गया है। लेकिन गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, जबकि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले से कभी भी ध्वजारोहण नहीं किया और संबोधन नहीं किया, तो चंद्रशेखर हो जाएगा। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में पूछेगा तब हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, जो कि 1 बार भी उन्होंने ध्वजारोहण नहीं किया है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर ये कर्तव्य भवन का लोकार्पण किया गया है। ये सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नई दिल्ली में कर्तव्य पथ, जो कि पूर्व नाम राजपथ था, के नए भवन जिन्हें कर्तव्य पथ नाम दिया गया। यानी कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जो है नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जो है नए भवन का निर्माण किया गया है, जिसका कर्तव्य भवन नाम दिया गया है, ठीक है। उसका नाम दिया गया है कर्तव्य भवन। अभी ये सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जो है 10 भवनों का निर्माण करने की बात कही गई है। इसके तहत 10 भवनों का निर्माण होगा। ये जो कर्तव्य भवन 3 जो है, ये आपको जो उसका लोकार्पण जो किया गया था 6 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और ये 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2 बेसमेंट और 7 मंजिला है, ठीक है। 2 बेसमेंट है और 7 मंजिला है। यानी कि आपको टफ क्वेश्चन पूछेगा ना, तब उस समय 2 बेसमेंट और 7 मंजिला कर देगा, जैसे यूपीएससी में पूछता है। और यहाँ लोकार्पण जो है 6 अगस्त को किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, और 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इस भवन में जो है गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और ईटीसी हमने दे दिया है, जैसे कि कपड़ा मंत्रालय वगैरह, ये सब चीज़ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी पॉइंट, इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग चलते हैं क्या, तो वायुसेना के लिए स्पेन निर्मित एयरबस C-295। देखिए ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, डॉट कर दिया है, मतलब कि ये आपको जो टॉपिक है वो आप इसे समझ जाइएगा कि हाँ कि आपको प्रतियोगिता दर्पण में कहाँ पर है। वायुसेना के लिए एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान जो है आपको स्पेन के जरिए निर्मित किया गया, जो एयरबस C-295 है, वो आपको
मिलेगा, मतलब कि जो अनुबंध किया गया है आपको वो टोटल जो है 56 विमानों का अनुबंध किया गया है, जिसमें से 16वां अंतिम जो है विमान, यानी कि मैं इसे पढ़ देता हूँ कि स्पेन स्थित एयरबस डिफेंस एंड स्पेस डिवीज़न के साथ अनुबंध किया गया है सितंबर 2021 में। यानी कि स्पेन और भारत सरकार के बीच में आपको एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान का जो है आपको ये अनुबंध किया गया है, जिसमें कि टोटल 56 विमान जो है हम लोग को मिलेगा, इसके लिए अनुबंध किया गया है। ठीक है, जिसमें से 16 अंतिम विमान जो है 16 अंतिम विमान 2 अगस्त 2025 को भारत को प्राप्त हो गया है। तो 16वां और अंतिम विमान क्यों कह रहा है, आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा। एक्चुअल में क्या है कि स्पेन के साथ जो अनुबंध हुआ है उसमें 16 विमान निर्मित करके मिलेगा, और बाद बाकी जो 40 विमान जो बचते हैं वो क्या होगा कि भारत को तकनीक का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी जो है भारत को बता दिया जाएगा, ये टेक्नोलॉजी है, आप इस पर काम कीजिए, और उसके आधार पर जो है आपको भारत में ही और मैन्युफैक्चर होगा, और जितने भी विमान हैं उसका मैन्युफैक्चर होगा। ठीक है, इसका अगला पॉइंट हम पढ़ के आपको सुना देते हैं कि आपको यहाँ पे है कुल 16 विमानों का अनुबंध स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस डिवीज़न के साथ 21 सितंबर 21 में हुआ था, जो हम लोग पहले पढ़े हैं। ठीक है, 40 विमान का निर्माण भारत में गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TACL द्वारा किया जाएगा। समझ गए, यानी कि 40 विमान का निर्माण जो है, जो टेक्नोलॉजी जो हमको हस्तांतरण हम लोग को किया जाएगा भारत सरकार को, तो वो गुजरात के वडोदरा में वो 40 विमान जो है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि TACL परिसर में C295 विमानों का निर्माण किया जाएगा। इसी के ही परिसर में TACL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के परिसर में ही आपको ये C295 विमानों का निर्माण किया जाएगा। और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो है किसने किया है, तो आपको स्पेन के जो PM है पेड्रो सांचेज और PM नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर 2024 को किए हैं। तो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे अगला पॉइंट पे कि आपको नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह GSLV द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। कौन निसार जो है आपको किसके ज़रिए, नासा, ठीक है, नासा और इसरो के संयुक्त रूप से विकसित किया, इन दोनों ने यानी कि नासा और इसरो के ज़रिए जो है विकसित किया गया है निसार उपग्रह, जो कि GSLV के द्वारा प्रक्षेपण किया गया। कब किया गया है, तो 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ से किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है, और GSLV S16 रॉकेट के द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया है, GSLV S16 रॉकेट के द्वारा किया गया है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सहयोग से, जो कि पहले बताए हैं, इसरो द्वारा विकसित निसार का फुल फॉर्म क्या है, निसार N से हो गया नासा, और I से हो गया इसरो, और सिंथेटिक S से सिंथेटिक, और अपर्चर रीडर हो गया। ठीक है, अपर्चर रीडर, इसको अपर्चर रीडर बोलते हैं। ठीक है, निसार का फुल फॉर्म ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रीडर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी में और कुछ पॉइंट है। 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित सूर्य तुल्य कालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा, यानी कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। किसको, निसार को। और ये पहला मिशन GSLV रॉकेट के ज़रिए होगा। ठीक है, पहला मिशन है जो कि GSLV रॉकेट के ज़रिए होगा, और ये ध्रुवीय कक्षा पर, यानी कि 90 डिग्री ऊपर जो पोलर है यानी कि ध्रुव, तो वहाँ से ऐसे करके आपको वो वहाँ पर स्थित किया जाएगा। ठीक है, सूर्य तुल्य कालिक ध्रुवीय कक्षा पर। ठीक है, एल बैंड नासा के द्वारा उपलब्ध किया जाएगा, और एस बैंड इसरो के द्वारा उपलब्ध किया जाएगा। देखिए, यूपीएससी में जो क्वेश्चन बन सकता है, जो टफ क्वेश्चन, तो बोल देगा कि एल बैंड इसरो के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है और एस बैंड नासा के द्वारा उपलब्ध है। तो ऐसे करके आपको उलट पुलट करके ये कर देगा। तो इसको फोकस बनाइएगा, फोकस लेवल अपने आप को ऊँचा रखिएगा, तो फिर आपको यूपीएससी में यही चीज़ चाहता है, तभी आप एक क्लास 1 ऑफिसर और टॉप मोस्ट
ऑफिसर बन कर के आ पाते हैं। इसके लिए फोकस ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आदमी को रखना होगा, स्टूडेंट को, आप लोगों को। यह उपग्रह विश्व का पहला ऐसा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो द्विआवर्ती यानी कि डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार है, यानी कि SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यानी कि ये विश्व का पहला ऐसा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो द्विआवर्ती सिंथेटिक अपर्चर रडार है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। यह पूरी पृथ्वी पर नज़र रखेगा। इसे पृथ्वी का MRI स्कैनर भी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? तो ये पूरी पृथ्वी पर नज़र रखेगा। जैसे पहले जो उपग्रह, कई उपग्रह जो हमारे यहाँ बना है, जो प्रक्षेपण किया गया है, तो वो क्या करता था कि हमारे भारत का विशेष क्षेत्र पर निगरानी के लिए रहता था, ठीक है। जैसे तटीय क्षेत्र हो गया या पहाड़ी क्षेत्र हो गया, इस तरीके का, या संचार से संबंधित हो गया, तो ऐसा बनता था, एक क्षेत्र विशेष का बात करता था, ठीक है, भारत का क्षेत्र विशेष का। लेकिन ये जो है आपको निसार जो है, ये पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व का, यानी कि पूरे पृथ्वी का जो है आपको निगरानी रखेगा। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला है कि वजन 2393 kg है। ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2393 kg है। UPSC में पूछता है, खासकर UPSC में। मिशन काल जो है 5 वर्ष अनुमानित है, यानी कि ये 5 वर्ष तक ये उपग्रह जो है अंतरिक्ष में स्थापित रहेगा। उसके बाद वो अपने आप वो उसका वर्क करना बंद हो जाएगा। तो 5 साल तक उसका अनुमानित है कि इतने साल तक वो वर्किंग अवस्था में रहेगा, ठीक है। लागत जो है 1.5 अरब डॉलर से अधिक है। वित्त पोषण दोनों एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, यानी कि इसरो के द्वारा भी, और आपको जो इसरो हो गया एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन हो गया, तो आपको नासा। तो दोनों के ज़रिए जो है पैसा दिया जाएगा, वित्त पोषण किया जाएगा, ठीक है। अगला जो है हम लोग चलते हैं DRDO द्वारा पर्ले मिसाइल को ध्यान में रखिएगा, DRDO के द्वारा। तो कब? तो 28 व 29 जुलाई को इसका परीक्षण किया गया। 28 और 29 जुलाई 2025 को DRDO के द्वारा किया गया। ये स्वदेश निर्मित है। कौन? तो पर्ले मिसाइल स्वदेश निर्मित है। सतह से सतह पे मार करेगा। सतह से सतह पे मार करने का मतलब कि ये सतह से और दूसरे जगह के सतह पर, यानी कि पाकिस्तान, समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है उसके सतह पर, वहाँ पे सतह पर अटैक कर सकता है, ठीक है। और ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ध्यान में रखिएगा। रेंज क्या है? तो 150 से 500 किलोमीटर है। कितना है रेंज? 150 से 500 किलोमीटर है। और ये 500 से 1000 kg तक का विशेष वार हेड ले जाने में सक्षम है, ठीक है। वार हेड ले जाने में सक्षम है 500 से 1000 kg तक। और वजन जो है 5 टन है, यानी कि 500 kg आपको पर्ले मिसाइल का वजन है। सुपरसोनिक गति की उड़ान से उड़ेगा पर्ले मिसाइल, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार पर्ले मिसाइल क्यों कह रहा हूँ, तो आपको होता क्या है ना कि अक्सर अमूमन लोग गलती स्टूडेंट करते क्या है कि ऊपर टॉपिक को पढ़ लिए, फिर उसके बाद पढ़ने लगे, आगे ऊपर में टॉपिक क्या है उसको दिमाग में अपने बनाए नहीं रखते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट, ऐसा जो हमसे शिकायत हमको मिली है, जो बोलते हैं कि मैं भूल जाता हूँ। तो उसको ध्यान में पकड़ के रखिए कि हाँ, कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ लें, मिसाइल के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाइए। तो ये DRDO ने क्या किया है कि DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड व अन्य MSME इकाइयों के साथ मिल करके ये विकसित किया गया है, ठीक है। और DRDO का प्रमुख है डॉक्टर समीर कामत। ये ध्यान रखिएगा कि DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड और अन्य MSME इकाइयों के साथ मिल करके इसको विकसित किया गया है, ठीक है। और डॉक्टर समीर कामत जो है आपको DRDO के प्रमुख है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। युद्ध कला पर त्रिसेवा रण संवाद। ये त्रिसेवा रण संवाद क्या है? तो ये युद्ध कला पर, तो ये जो इसमें जो है त्रिसेवा रण संवाद, इसमें जो हमारी सेना जो है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये सब इसमें शरीक हुए हैं, यानी शामिल हुए हैं, ठीक है। तो ये आयोजन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्थित आर्मी वार कॉलेज में 26 से 27 अगस्त 2025 को इसका आपको आयोजन हुआ है, ठीक है। किसका? तो रण संवाद का। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्थित आर्मी वार कॉलेज में हुआ है आपको 26 से 27 अगस्त 2025 तक। मेजबानी कौन किया है? तो थल सेना किया है, ये ध्यान में रखिएगा। थल सेना इसकी मेजबानी किया है। किसकी? तो त्रिसेवा रण संवाद का, ठीक है। युद्ध कला पर त्रिसेवा रण संवाद का। चलिए आगे इसी में ही क्या है,
तो उद्देश्य क्या है, तो युद्ध संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सैन्य समुदायों के बीच में बातचीत है। ठीक है, युद्ध संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सैन्य समुदायों के बीच में बातचीत करने के लिए कि युद्ध जो जैसे अभी पहलगांव का अटैक हुआ था ना, तो वो सब से संबंधित आपको मुद्दे पर मतलब कि तीनों सेनाएं बात करेगी। ठीक है, और संचार व सहयोग में वृद्धि करना ये भी इसका उद्देश्य है। इसमें CDS जनरल कौन आए, तो अनिल चौहान आए। उद्घाटन जो हुआ है उसका संबोधन इन्होंने अनिल चौहान ने ही किया था 26 अगस्त को, आपको जो 26 और 27 अगस्त 2025 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला हम लोग आते हैं, स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी नौसेना में शामिल। ठीक है, नौसेना में शामिल। अब आते हैं कि जैसे स्वदेश निर्मित, आपको ये जो आपको उदयगिरी जो है और नीलगिरी जो उदयगिरी और हिमगिरी जो है ये आपको स्वदेश निर्मित है, यानी कि अपने ही यहाँ भारत में ही निर्मित हुआ है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ये काम हो रहा है। तभी तो हमारा जो देश जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर बन रहा है, ताकि अपने ही यहाँ सारी चीज़ रक्षा से संबंधित सारा उसका मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे हो। तो उस दिशा में ये सकारात्मक कदम है। ये INS उदयगिरी और INS हिमगिरी 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में नौसेना में कमीशन किया गया, यानी कि उसको शामिल किया गया है। और इस जब शामिल करने के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये मौजूद थे। ठीक है, ये कब किया गया है, तो 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में, कहाँ, तो विशाखापट्टनम में किया गया है, नौसेना में कमीशन किया गया है। ठीक है, उसमें शामिल किया गया है, जो कि राजनाथ सिंह क्योंकि रक्षा मंत्री हैं इसलिए राजनाथ सिंह भी यहाँ पर आए और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी। ये प्रोजेक्ट जो है 17A शिवालिक श्रेणी के तहत जो है स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। ठीक है, किसके तहत है, तो 17A के तहत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी के तहत स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। ये 100वां जो है INS उदयगिरी है। 100वां कौन है, तो INS उदयगिरी है, जो कि युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका डिज़ाइन जो है युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है और निर्माण जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया है। और 100वां जो था INS हिमगिरी है, जो कि आपको युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है इसका भी, और आपको निर्माण लेकिन किया गया है गॉर्डन रिच। ठीक है, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। ठीक है, ये मुंबई के द्वारा किया गया है 100वां उदयगिरी को। और 101वां जो है INS हिमगिरी को आपको किसके द्वारा, कोलकाता, यानी गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है, कोलकाता के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा गया है अग्नि 5 के बारे में। तो किसके द्वारा किया गया है, तो DRDO के द्वारा 20 अगस्त 2025 को किया गया है। कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। और ये मध्यम दूरी, ये याद रखिएगा कहाँ से, तो उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। मध्यम दूरी का स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल है, ये याद रखिएगा। और अग्नि 5 90 डिग्री की तीव्र मोड़ लेती है, मतलब कि ऐसे जा रही है तो ऐसे 90 डिग्री ये कोण बनाती है, ऐसे करके वो मोड़ ले सकता है, इसका ये खासियत है। ठीक है, और ये 1.5 टन पे लोड यानी कि 500 किलोमीटर से अधिक मार करने की क्षमता इसमें है। ठीक है, इस जो पे लोड जो है इसमें 1.5 टन पे लोड और 500 किलोमीटर से अधिक मार करने की क्षमता है, यानी कि ये कितना कहाँ चला जाएगा, तो पाकिस्तान को से आगे ये चाइना वगैरह को भी पार कर देगा। ठीक है, और अग्नि 4 की मारक क्षमता जो थी वो 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, अब आते हैं एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला परीक्षण पूर्णतः सफल रहा है। ठीक है, पूर्णतः सफल एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली कौन है, तो सुदर्शन चक्र मिशन के तहत पहले चरण में, देखिए हम लोग जो पहले पढ़े थे ना, सुदर्शन चक्र मिशन का जो घोषणा जो किया है हमारे प्रधानमंत्री जो लाल किले से, उसी के तहत जो सुदर्शन चक्र मिशन के तहत पहले चरण में कम मध्यम दूरी के लिए एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वीपन सिस्टम IADNS का जो है ये परीक्षण किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट और है।
यह पहला सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के तट से 23 अगस्त 2025 को किया था। कहाँ से? तो उड़ीसा के तट से किया गया था। किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा, यानी कि आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हुआ था। ठीक है, और इसका जो है IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। वही जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है जो पीछे, यानी कि आपको ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS, उसी को ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, ये याद रखिएगा। ये त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाला। ठीक है, ये सतह से हवा में, जबकि पर्ले मिसाइल हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो क्या था? सतह से सतह में मार करने वाला। और जबकि ये जो है आपको यानी कि IADWS जो है ये सतह से हवा में मार करने वाला सक्षम मिसाइल है, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, यानी QRSAM, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS, जो ये जो है आपको इसी के लिए क्या कहा गया है, जो यहाँ से मैंने यहाँ आपको ये किया हुआ है, यानी कि VSHORADS का विकास जो है रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा किया गया है। ठीक है, रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा किया गया। और ये लेज़र आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार जो है डायरेक्टेड एनर्जी वीपन्स DEW, ये जो है आपको इसका विकास जो है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम के एंड साइंसेस द्वारा किया गया है। तो ये आपको जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सुदर्शन आपको ये जो है आपको सुदर्शन चक्र मिशन के तहत ये किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि आपको एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, ठीक है, मध्यम दूरी का है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं कि भारत के 2 जल यात्री, ठीक है, भारत फ्रांस गहरे समुद्र अभियान के तहत, ये डॉट कर दिए हैं, उसमें पढ़ लीजिएगा। तो समुद्रयान मिशन के तहत जो है डीप ओशन मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, समुद्रयान मिशन के तहत डीप ओशन मिशन शुरू किया गया है, जो कि अगस्त माह में भारत फ्रांसीसी गहरे समुद्र अभियान के तहत जो है फ्रांसीसी समुद्र अनुसंधान संस्थान जो है का पोत जो है नौटाइल पनडुब्बी टीम के साथ उत्तरी अटलांटिक महासागर में 4025 मीटर और 5002 मीटर की गहराई तक पहुंचा है। ठीक है, भारत के वैज्ञानिक एक राजू रमेश है, और भारत के वैज्ञानिक है राजू रमेश, और भारतीय नौसेना कमांडर सेवानिवृत्त है जतिंदर पाल सिंह। ये दोनों जो है गहरे समुद्र में भारत का ध्वज गाड़ा है। भारत का ध्वज जो है गाड़ने वालों में ये है। और फ्रांसीसी वाले भी गए थे, तो वो भी उन्होंने भी अपना ये ध्वज को गाड़ा है। ठीक है, आगे इसी में ही पॉइंट क्या है कि आपको कि भारत समुद्रयान मिशन के तहत 600 मीटर तक गहराई तक जाने वाली स्वदेश निर्मित मत्स्य, ठीक है, मत्स्य 6000 पनडुब्बी, ठीक है, इसका नाम है पनडुब्बी का, मत्स्य 6000 पनडुब्बी को 2027 तक बनने की उम्मीद की गई है। ठीक है, 2027 तक पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित करने वाला भारत जो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के बाद 6ठा देश होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट है खेल प्रशासन के विनिमय हेतु नया राष्ट्रीय खेल, ठीक है, नया राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025, ठीक है, 2025 खेल प्रशासन के विनिमय हेतु नया राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को जो है ये आपको क्या किया गया है, ये आपको जो है विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, जिसको 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। प्रावधान क्या है? तो इसमें प्रावधान है आपको कि एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन होगा,
ठीक है। एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन होगा, चुनाव अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल गठित करने का प्रावधान है, और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन इसलिए किया जाएगा कि जैसे बहुत सारे अलग अलग जैसे है, जैसे बीसीसीआई है, चाहे एक बीसीसीआई का संघ है, एक कबड्डी का है, जैसे कोई जैसे आपको टेनिस का है, तो अलग अलग है। तो उन सब को जो है एक ही जगह, एक ही इसी राष्ट्रीय खेल बोर्ड के तहत ही काम करना होगा। जो इंस्ट्रक्शन देंगे, जो नियम बनाएंगे, उसी के तहत सारे संगठन को काम करना होगा। और चुनाव अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल गठित करने का प्रावधान है, मतलब कि चुनाव भी जो करवाया जाएगा तो उसका भी एक पैनल गठित करने का प्रावधान है। और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण, इसका काम क्या होगा ना कि आपको जो खेल में विवाद भी होता है, ठीक है, तो विवाद वगैरह जो भी होता है, जैसा भी विवाद हो, उसका निपटारा के लिए इसी के अंतर्गत उसका निपटारा होगा। अगर यहाँ से संतुष्ट नहीं है खिलाड़ी या कोई संस्था, ये संतुष्ट नहीं है, तो आपको वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती आपको दे सकता है जाकर के, ठीक है। निर्णयों का केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दिया जा सकता है, कोई हाई कोर्ट में नहीं, बस सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चुनौती दिया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 1 सीट के आरक्षण हेतु अधिनियम संसद द्वारा पारित हो गया है, ठीक है। गोवा में जो है 40 सदस्यीय विधानसभा है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 40 सदस्यीय विधानसभा है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित किया गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी नहीं था, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए एक सीट आरक्षित था, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं था। इसलिए ये विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 5 अगस्त 2025 को, और राज्यसभा में 11 अगस्त 2025 को, और राष्ट्रपति द्वारा आपको 14 अगस्त को अनुमोदित कर दिया गया, ठीक है। कितना, तो 14 अगस्त को कर दिया गया। और इस अधिनियम के तहत गोवा विधानसभा में 1 एसटी के लिए प्रावधान हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अगला पॉइंट है आपको, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में स्मारकों की संख्या 3685 हो गई है, ठीक है। 3685 याद रखिएगा, ये ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन भी पूछ देगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकार क्षेत्र में कितने स्मारकों की संख्या हो गई है, तो 3685 हो गई है। और ये प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल पर अवशेष अधिनियम 1958 के तहत, ये अधिनियम 1958 के तहत जो है 3685 स्मारक और पुरातात्विक स्थल राष्ट्रीय महत्व के घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, कितना है टोटल, तो 3685 है। कि किसके अधिकार क्षेत्र में है ये सर्वेक्षण, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार में स्मारकों की संख्या ये की गई है। और किस अधिनियम के तहत, तो 1958 के तहत किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इसी के अंतर्गत क्या है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का द्वारा रख रखाव की जिम्मेदारी, जो भी इस सूची में है, जो हम लोगों ने पढ़ा है 3685, ठीक है, 3685 जो पिछला जो 3685 पढ़ा है, इन सब का रख रखाव जो है आपको किसके अंतर्गत होगा, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत होगा। स्मारक और स्थलों में सबसे ज़्यादा जो है उस सूची में यूपी का है 700 प्लस है, और कर्नाटक सेकेंड नंबर पे है, आपको लगभग 500 है। तो ये याद रखिएगा, यूपी में 700 प्लस है और कर्नाटक में 500 लगभग 500 है, ठीक है। संरक्षित स्थलों की सूची से हटाए कुछ जो स्थल है संरक्षित स्थलों से सूची से हटाया गया है। जैसे दिल्ली का ब्रिटिश अधिकारी जो था जॉन निकोलसन का जो है इस सूची से हटा दिया गया है। इसको कोई रख रखाव की जिम्मेवारी इसका नहीं ये किया जाएगा, इसको हटा दिया गया है। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई आता नहीं है यहाँ पर, कोई टूरिस्ट आते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ हरियाणा के 2 कोस मीनार, इसको भी सूची से हटा दिया गया। बनारस का जो है आपको पुराने ट्रेजरी, ठीक है, वाराणसी का पुराना ट्रेजरी भवन, इसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। और कुल टोटल अगर देखा जाए तो आपको कुल 13 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के सूची से हटा दिया गया है। ये याद आपको रखना है कि कुल 13 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व की सूची से इसको हटा दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला आते हैं हम लोग, जो है आपको अगला पॉइंट है, चुनाव आयोग के द्वारा 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को पंजीकृत सूची से हटाया गया है, ठीक है। अभी जो हाल में जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 29A के प्रावधानों के तहत क्या किया गया कि 3 तरह का राजनीतिक दल है, ठीक है। इस प्रावधान मतलब कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 29A के प्रावधानों के तहत 3 तरह का राजनीतिक दल है, ठीक है। वो कौन कौन सा है, तो आपको एक राष्ट्रीय दल होता है, एक राज्य स्तरीय होता है, एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल होता है, ठीक है।
तो इसके बारे में क्या है कि 9 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी किया गया है आपको भारत सरकार के ज़रिए, जिसमें ये चीज़ कहा गया है कि पंजीकृत राष्ट्रीय दल जो हैं वो 6 हैं। ठीक है, पंजीकृत राष्ट्रीय दल कौन है? तो आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी वाला है वो है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ये 6 जो है आपको पंजीकृत राष्ट्रीय दल है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, पूछता है। ठीक है, और राज्य स्तरीय दलों की संख्या 67 है, ये भी याद रखिएगा। गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत प्राप्त दल जो है वो 2854 है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसका एक क्राइटेरिया है कि लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने से पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाता है। क्या है? तो लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने से पंजीकृत दलों की सूची से हटाया जाता है। ठीक है, पंजीकृत जो दल है उसकी सूची से हटा दिया जाता है अगर लगातार 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।